सो लास्ट क्लास में हमने रिवाइज कर लेते हैं. सो अ ब्लॉक ऑफ मास m is tied to spring of spring constant k, natural length l, and the other end of the spring is fixed at o. तो क्या सिचुएशन है, एक ब्लॉक है मास m का, वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसकी नेचुरल लेंथ l है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ठीक है. नाउ सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी है. जस्ट अ सेकेंड. और दूसरा एंड अटैच्ड है यहाँ इस पॉइंट से स्प्रिंग का. इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाना शुरू किया. तो तुम फील हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना, ये टेबल पे रखा हुआ है, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये ग्रेविटी इस तरफ नहीं लग रही है ना, ग्रेविटी इनटू द प्लेन लग रही है, इनटू द प्लेन. ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है. तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये टेबल का क्रॉस सेक्शन दिखा हमें. यहाँ पे ये मास एम रखा हुआ है और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो रखी हुई है. और ऐसे ओमेगा से ये गोल गोल घूम रहा है टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे. सो ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन केवल किस दिशा में होगा, सेंट्रीपिटल दिशा में, सेंटर की दिशा में, रेडियस की दिशा में. तो हमें क्या बताना है, हमें टेंशन द स्प्रिंग बतानी है. मतलब कुल मिला के वी नीड टू नो के एक्स, क्योंकि घूमने की वजह से उसकी लेंथ में कुछ इजाफा हो जाएगा, है ना. शुरुआत में तो नेचुरल लेंथ पे थी, लेकिन घूमने लग गई एक बार तो फिर उसकी लेंथ में कुछ इजाफा हो जाएगा. और वही इजाफा कारण होगा उसके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, क्योंकि तभी एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में, तभी तो उसको सेंटर की तरफ खींचेगी वो. ठीक है. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया. नेट फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, और एक्सीलरेशन किसका कितना है इसका, ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, वो भी इस तरफ टुवर्ड्स द रेडियस, सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा. सो के एक्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स. एल प्लस एक्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जिस सर्कल की रेडियस में घूम रहा है ये, अब उसकी रेडियस एल प्लस एक्स हो गई है. तो हम ओमेगा स्क्वायर रेडियस लिखते हैं, इसलिए एल प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे. ठीक है. तो अब इस इक्वेशन में से हमें क्या फाइंड करना है, हमें के एक्स फाइंड करना है. बट के एक्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेरिएबल एक्स. तो हम क्या करें, सबसे पहले एक्स फाइंड कर लेते हैं. तो पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने एक्स फाइंड कर दिया. तो एक्सटेंशन द स्प्रिंग आ गया घूमने की वजह से, और टेंशन द स्प्रिंग कितना हो गया, टेंशन द स्प्रिंग इज के एक्स. तो उस जो के आया है उसको, जो एक्स आया है उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया. ये आंसर मिल गया हमें. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज कैप्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल. टर्न टेबल मतलब कोई गोल गोल घूमने वाली टेबल को टर्न टेबल बोलते हैं. एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द टेबल. डिस्टेंस आर पर है वो सेंटर ऑफ द टेबल से. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टर्न टेबल एंड द ब्लॉक इज म्यू. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टर्न टेबल और ब्लॉक के बीच में म्यू है. नाउ टर्न टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. तो यहाँ पे टर्न टेबल ने रोटेट करना शुरू किया यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से. ठीक है. सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग अकर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टर्न टेबल. तो हमें बताना है कि ऐसा टाइम बताओ जब टर्न टेबल पर ब्लॉक स्लिप होने लग जाए. एंड सेकेंड बताना है फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विथ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ स्लिपिंग. इस टाइम ऑफ पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा. ठीक है, फ्रिक्शन के साथ. तो सबसे पहले तो एनालाइज किया हमने. तो शुरुआत में सॉल्व करते करते हमने इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को कंसीडर में ना लेते हुए केवल सेंटर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लिया था, जो कि गलत था. क्यों गलत था, क्योंकि इस सिचुएशन में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. सो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं आएगा बल्कि कुछ अलग दिशा में आएगा. ठीक है. तो इसलिए इसमें दोनों कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर आर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अल्फा आर. ठीक है. तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा द फंक्शन ऑफ अल्फा, हमने अल्फा टी निकाल लिया इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, काइनेमेटिक्स यूज़ करके. सो ये हो गया अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू आर. अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया ये.
ठीक है, जो किस दिशा में होगा वो कुछ इस रैंडम दिशा में होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन भी उसी दिशा में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो एकमात्र ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको घुमा रहा है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ही जिम्मेदार है उसको घुमाने के लिए, तो किस दिशा में होगा वो नेट एक्सेलरेशन की दिशा में होगा। सो जब वर्ज ऑफ स्लिपिंग पर है तो हम बोलेंगे कि जस्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट पहुंच गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच चुका है, वो एम ए के बराबर होगा। तो इक्वेट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन की, म्यू एम जी, तो उसको इक्वेट कर दिया यहाँ से। तो ऐसे सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई। सो दैट टी करस्पॉन्ड्स टू कि भाई इस टाइम पर स्लिपिंग हो जाएगी। अब टी आ गया एक बार, तो हमारे पास ये एंगल भी पूछा है थीटा वाला, फ्रिक्शन इस दिशा में है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाले दिशा में वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन के बीच में एंगल पूछा है। इसका मतलब कि वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ओवरऑल एक्सेलरेशन। इस एंगल थीटा को हम इस ट्राइंगल की मदद से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट ए सी, ये ए सी है तो ये परपेंडिकुलर भी ए सी रहेगा और बेस तो ए टी है ही। सो ए सी अपॉन ए टी कर दिया, तो यहाँ पे रख दिया ये, है ना, अल्फा टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू इतनी बड़ी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहीं इतना ही लिख के छोड़ दिया क्योंकि टी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक। क्या सिचुएशन है, एक पोल है यहाँ पर, उस पर एक हैंगिंग रॉड है, ऐसे वर्टिकल पोल है और कुछ हाइट पर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई है, और उस पोल को हम, और उस रॉड से अटैच्ड एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो इसका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, पोल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका टॉप व्यू देखें अपन, अच्छा क्या पूछा उसने, उसने पूछा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन द ब्लॉक। रॉड इस ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, यानी कि कुल मिला के हमें इस ब्लॉक पर रॉड की वजह से रिएक्शन फोर्सेस निकालने। ठीक है, तो पहले तो विजुअलाइज करते हैं कि अगर ये रॉड नहीं होती तो नीचे गिर जाता, है ना, नीचे नहीं गिर रहा है अब रॉड की वजह से, इसका मतलब रॉड एक ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इसका किस दिशा में होगा, इस मास का, जब ये गोल गोल घूम रहा होगा सर्कुलर मोशन में, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, इसका मतलब क्योंकि कोई ना कोई फोर्स तो उसको खींच रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब रिएक्शन एक एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा रॉड की वजह से। ठीक है, सो ये इसका टॉप व्यू है, टॉप में ऐसे दिखेगा गोल गोल घूमते हुए ये मास एम, और साइड से ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा क्लियरली वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन है, घूम तो वो सर्कल में ही रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। सो वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस होने पड़ेंगे, तो क्लियरली रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन कम्स आउट टू बी एम जी, क्योंकि आर बाई एम जी को बैलेंस कर देगा। अब रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन कैसे निकालें, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो रिएक्शन फोर्स आर एक्स को लिख दिया हमने मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई कॉलम नहीं है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती कि ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो फिर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी कंसीडरेशन में लेना पड़ता। उस केस में एक इनटू द प्लेन एक और रिएक्शन आ जाता, तीन रिएक्शन आ जाते फिर। ठीक है, तीनों ही रिएक्शन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते। तो यहाँ पे ये निकल गया, एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन, वाई डायरेक्शन में रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या हो गया, इन दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। सो ये आर नेट निकल के आ गया। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि एक रस्सी है एल लेंथ की, उससे मास एम, मतलब अच्छे से बना देता हूँ, ये उसमें कचरा हो चुका है इस वजह से। सो दिस वाज द सिचुएशन कि एक रस्सी से एक पार्टिकल मास m का वो लगा हुआ है, फिर इस मास से एक और रस्सी कनेक्टेड है l लेंथ की, उससे फिर मास m का पार्टिकल लगा हुआ है,
वो उससे फिर एक और रस्सी एल लेंथ की कनेक्टेड है और उससे फिर एक और मास लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये पाइवेटेड है पूरा ओवरऑल सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा दैट इज कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हमें बताना है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तीनों में टेंशन बताना है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि टेबल पर रखी हुई है और घूम रही है, वर्टिकल प्लेन में नहीं घूम रही है। ग्रेविटी का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है अगर अपन देखें तो, है ना, डाउनवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है जी का डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, मतलब ये सेटअप पूरा टेबल पे रखा हुआ है और टेबल पे चल रहा है काम, ठीक है। तो वन बाय वन हमने सबके एबीडी बना लिए। पहले वाले का एबीडी बनाया, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, केवल और केवल टेंशन, है ना। ऑफ कोर्स एम जी और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी एसिलेशन नहीं है, एसिलेशन तो पूरा का पूरा सेंटर की तरफ है। सो टी थ्री इज इक्वल्स टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर थ्री एल। थ्री एल क्यों लिया, क्योंकि ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस थ्री एल है, इस वजह से, ठीक है। फिर सेकेंड का बनाया, सेकेंड के एफ में एक टी थ्री इस तरफ लग रहा है और टी टू इस तरफ लग रहा है। सो टी थ्री की वैल्यू तो आ चुकी है, और एसिलेशन किस तरफ है सेकेंड ब्लॉक का, सेकेंड पार्टिकल का, वो सेंटर की तरफ है। और इस बार क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर रेडियस, तो रेडियस 2l लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस सर्कल में ये सेकेंड पार्टिकल घूम रहा है उसकी रेडियस 2l है। तो लिखा यहाँ पे टी थ्री इस तरफ है ना डोमिनेटिंग फोर्स, तो टी टू माइनस टी थ्री इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन। टी थ्री की वैल्यू तो आ चुकी है, रख के यहाँ पे टी टू की वैल्यू भी आ गई। फिर सिमिलरली फाइनली हमने एम पहले मास का एफ बनाया, तो उसमें टी टू इस तरफ लग रहा है और टी वन इस तरफ लग रहा है। सो टी टू इस तरफ लगा दिया और टी वन इस तरफ लगा दिया। इसमें भी एसेलेशन क्या होगा, सेंटर की तरफ, और ओमेगा स्क्वायर एल होगा, क्योंकि जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसकी रेडियस एल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। सो टी वन माइनस टी टू की वैल्यू आ चुकी है, रख के टी वन भी निकाल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो मौत के कुएं की तरह ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है एक सिलेंडर में जिसका रेडियस आर है, ठीक है। और हमें बताना है कि उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो गोल गोल घूम पाए पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें पता है एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि एक्सपीरियंशियली, कि अगर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला धीरे कर देगा मोटरसाइकिल को तो वो गिर जाएगा। उसे कम से कम एक निश्चित स्पीड से ज़्यादा अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी वो उसमें गोल गोल घूम पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका एफ बनाया इस पार्टिकल का। सो एफ बनाया, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस सरफेस की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर, एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इसको ऊपर बनाए रखे है, नहीं तो अदरवाइज एम जी तो नीचे खींच लेता। और उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू एन, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई एसिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब म्यू एन बैलेंस हो रहा होगा एम जी से। तो लिमिटिंग केस निकाल लेते हैं, म्यू एन इज इक्वल्स टू एम जी, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी बाई म्यू, ठीक है। अब एसिलरेशन किस डायरेक्शन में बचा है इसका, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड नॉर्मल की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख ली, तो एम जी बाई म्यू इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये जो वैल्यू आई है वी की, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आई है जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो, मतलब लिमिटिंग केस में, यानी कि ये मिनिमम वेलोसिटी है, इतनी तो होनी चाहिए, इतनी तो स्पीड होनी चाहिए उस बाइकर की या उस पार्टिकल की कि वो गोल गोल घूम पाए उस सिलेंडर में, ठीक है। और उससे ज़्यादा हो तब भी चलेगा काम। तो v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी बाई टू। उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उससे ज़्यादा होगी तो बस कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। हाँ, अब इतना भी नॉर्मल रिएक्शन ना बढ़ जाए कि ये टूट ही जाए, ऐसे मटेरियल से बना हो ये सिलेंडर कि जिसने नॉर्मल रिएक्शन बियर ही नहीं कर पाया। तो ऑफ कोर्स कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि बहुत मजबूत है वो, कंक्रीट का बना हुआ है।
फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। तो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मान लो तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ये टेबल है एक तुम्हारे पास, ठीक है। तुमने क्या किया, एक पेंडुलम लटकाया, है ना, और उसकी लेंथ सफिशिएंट नहीं थी, है ना। लेंथ सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट से ज़्यादा थी, ऐसे कहो कि जैसे मान लो कि अगर इतनी लंबाई की लेंथ होती तो यहीं लटक के रह जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। सिचुएशन थी कुछ ऐसी कि वो बहुत ही ज़्यादा लेंथ थी रस्सी की। सो ऐसे 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 बहुत ढीली ऐसी ऐसी रस्सी घूम घाम के यहाँ तक पहुँच गई, ठीक। और यहाँ पे तुमने एक इस पे बॉब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे जो टेबल काफ़ी बड़ी है तो तुम अपने इमेजिनेशन को अच्छे से एक्सटेंड कर पाओ। टेबल सफिशिएंट है कि अभी वो गोल गोल घूमेगा तो टेबल से ना गिर जाए, ऐसा टेंशन मत लेना दिमाग में। इसलिए टेबल काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी टेबल है। तो अब क्या किया तुमने, इस पॉइंट को पकड़ के इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो रस्सी टाइट हो जाएगी, एक एंगल बना के यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसे एंगल पे टाइट हो जाएगी, है ना। इट विल गेट टाइट। और ये कैसे घूमेगी टेबल पे, ये टेबल पे सर्कुलर मोशन करेगी। ये बात समझ में आ रही है? सिचुएशन विजुलाइज कर पा रहे हो? तो ये कहलाता है कॉनिकल पेंडुलम। नॉर्मल पेंडुलम तो जानते हैं अपन बचपन से कि सीधे लटकाओ और रस्सी को और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। बट ये आउट ऑफ द प्लेन एक कोन की तरह फिगर बनाएगा। ये देखो एक कोन बन रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो अभी तो अपन ये 3 डायमेंशनल व्यू देख रहे हैं, अब अपन इसका प्लेनर व्यू देखते हैं। तो अभी तो जस्ट मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। तो ऐसे गोल गोल घूमेगा ये, इसको गोल गोल घुमाओगे तो दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्लेनर, अगर इसको क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो लेट्स से ये एकदम टाइट पोजीशन पर कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल एंड दिस इज द वर्टिकल। और जिस सर्कल में ये घूम रहा है वो सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा, मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो कि आउट ऑफ द प्लेन सर्कल है, ठीक है। तो हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि भाई इसका टाइम पीरियड निकला किसी तरीके से, या इसमें टेंशन कितनी है वो सब लिखना। तो यहाँ पर इस पॉइंट जो बॉब लटका हुआ है उसका मास मान लेते हैं एम। सो एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा और टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना। लेट्स से दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। सो वी कैन रिजॉल्व दिस टेंशन इन 2 कंपोनेंट्स, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, है ना। वर्टिकल क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ये नहीं, गलत मार्क कर दिया। हाँ सही तो मार्क किया है, सॉरी। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो अगर अपन टेंशन को रिजॉल्व करेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। अब इसका नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, सेंटर की तरफ, है ना। ये सेंटर है इस सर्कल का जिसमें ये घूम रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। सो क्लियरली वी कैन राइट टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। अब आर क्या लेना है, आर तो ये वाली चीज़ लेनी है,
रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एल है, तो ये एल का साइन कंपोनेंट होगा। सो रेडियस विल बी एल साइन थीटा। सो एम वी स्क्वायर बाय रेडियस लिखते हैं अपन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये रिलेशन आ गया एक। अच्छा अच्छा, इसकी स्पीड v है, मतलब ये जो घूम रहा होगा ना यहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम, वो v स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम t को एलिमिनेट कर सकते हैं या t को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दे तो t कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब t एलिमिनेट हो जाएगा। सो आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट t sin theta upon t cos theta. So sin theta upon cos theta, that is tan theta. So left hand side will be tan theta and m से m कट जाएगा तो आएगा यहाँ पे v स्क्वायर बाय g l sin theta। ठीक है, सो यहाँ से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी। सो v स्क्वायर इज नथिंग बट g l sin theta tan theta। So v is nothing but under root gl sin theta tan theta। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा v निकल के आ जाएगा। तो v इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेविटी और टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में और ग्रेविटी लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, पॉइंट का एम जी से भी परपेंडिकुलर और टेंशन से भी परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में लेट से टेंशन इस तरफ लग रहा है और ग्रेविटी वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन, जो कि टेंशन से भी परपेंडिकुलर है और एम जी से भी परपेंडिकुलर है। यानी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू टेंशन एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एम जी एज वेल, है ना। हर पॉइंट पर ऐसा हो रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या कि हर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टेंशन से भी परपेंडिकुलर है और एम जी से भी परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों से परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, टेंशन और एम जी, इसका मतलब वर्क डन बाय टेंशन भी ज़ीरो होगा और वर्क डन बाय एम जी भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे लिखो दो एक पॉइंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड टेंशन ऑन द पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, इज ज़ीरो। ठीक है, तो अब इसके अलावा तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहे थे, ग्रेविटी और टेंशन ही लग रहा था। इसका मतलब कि टोटल वर्क डन ही ज़ीरो है and work done is responsible for change in kinetic energy. So if work done by all the forces is zero, that means change in kinetic energy is zero. In other words, kinetic energy में कोई change ही नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब कि उसकी स्पीड सस्टेन करेगी, जितनी स्पीड है उतनी रहेगी। सो यहाँ पे लिख दो therefore its speed and kinetic energy will remain constant। ठीक है, तो इसको ऐसा भी देख सकते हैं अपन कि अगर फ्रिक्शन होता तो फिर फ्रिक्शन में कुछ लॉस हो जाता, लेकिन यहाँ हमने जो कंसीडरेशन किया है वो एकदम स्मूथ सरफेस का ही कंसीडरेशन किया है। नो फ्रिक्शन मीन्स देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द फ्रिक्शन। ठीक है, अब टाइम पीरियड देखते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब देखो एक राउंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 2πr, और स्पीड कितनी है, v। सो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2πr डिवाइडेड बाय v। अब हमने r को किसके टर्म्स में, l के टर्म्स में लिखना है ना, लेंथ के टर्म्स में। सो r इज नाउ रिटन एज l sin थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2π l sin थीटा। और v क्या आया था, v आया था अंडर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा टेन थीटा। तो अगर इसको और इसको अंडर रूट के अंदर पहुंचा दें तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π
ओवरऑल अंडर रूट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी एल साइन थीटा टेन थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, एक एल से एक एल कट गया, और इस टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड एज एल साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ये क्या आ गया अपने पास, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम होता था, लेट्स रिकॉल सिंपल पेंडुलम। उसके लिए टाइम पीरियड क्या आता था, उसके लिए टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या था जहाँ पर, इसकी हाइट, तो लेकिन यहाँ पे एल कॉस थीटा आ रहा है, तो इसको एग्जामिन करते हैं कि एल कॉस थीटा क्या है। तो अगर ये एल है और ये एंगल थीटा है, तो एल कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस लेंथ, है ना। लेट्स से दिस इज एच, सो दिस इज एल कॉस थीटा। मतलब कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जिस सेंटर में वो, जिस सर्कल में मूव कर रहा है, उसके सेंटर की वर्टिकल दूरी, या ऐसा कहें जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है कॉनिकल पेंडुलम, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से उस प्लेन पर परपेंडिकुलर पॉइंट डाला जाए, और उस परपेंडिकुलर पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उस प्लेन को, वो वाली दूरी। सो दिस कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक दिस, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। और एच इसमें इसमें वर्टिकल और वो सेंटर वाला पॉइंट सेम ही था, तो ऐसे याद रखने के लिए आसान है ये। सो हेयर एच इज separation between point of suspension, point of suspension, point of suspension and center of the circle, and center of the circle। ठीक है, ये याद रखना हमें, नोट कर लो इसको अच्छे से। सो लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ बॉय wheels boy whirls a stone in a horizontal circle, in a horizontal circle, in a horizontal circle of radius 2 meters, and at height, 4.9 meter above the ground, 4.9 meter above the ground, above the ground. The string, the string, the string breaks, and stone, stone flies off, flies off horizontally, stone flies off horizontally and strikes the ground, the ground, and strikes the ground at a point, at a point which is 10 meter away, 10 meter away from the point on the ground, from the point on the ground, from the point on the ground, on the point on the ground, directly below, directly from the point on the ground, directly below the point where, directly below the point where, the point where the string had broken, the string had broken. So what is the magnitude, what is the magnitude magnitude of centripetal acceleration, centripetal acceleration of the stone, of the stone while in circular motion, while in circular motion। ठीक है,
और जी की वैल्यू लेनी है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गिवन। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है? अ बॉय वॉल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक बच्चा है जो गोल गोल ऐसे हवा में पत्थर घुमा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और वो कितनी हाइट पर घूम रहा है? वो पत्थर 4.9 मीटर की हाइट पर घूम रहा है ग्राउंड से ऊपर। तो स्ट्रिंग अचानक से ब्रेक हो जाती है और स्टोन फ्लाई ऑफ हो जाता है हॉरिजॉन्टली, और 10 मीटर दूर जाके गिरता है उस पॉइंट से जिस पॉइंट से जिस मान लो सपोज ऐसे गोल गोल घूम रहा है सर्कल में, और यहाँ पे पहुँच के वो कट हो गया। तो इसके ये कितना ऊपर था ये पॉइंट था 4.9 मीटर ऊपर था धरती से। तो यहाँ से ऐसा कट हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई ऑफ करके ऐसे गिरेगा नीचे। तो इस वर्टिकली इस पॉइंट जहाँ से वो टूटा है, उससे एकदम वर्टिकली डाउन पॉइंट जो उसकी सरफेस पे है, अर्थ की सरफेस पे, उससे ये 10 मीटर की दूरी पर जाके गिरा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें बताना है कि इसका जब ये गोल गोल घूम रहा था सर्कल में, तब इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना था, है ना? तो सॉल्व करो जरा इसको, दिमाग लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बच्चा है वो गोल गोल हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पत्थर घुमा रहा है ये रस्सी से बांध के, और अचानक से स्ट्रिंग कट हो गई इस पॉइंट पे आके, तो वो टेंजेंशियली ऐसे आउट चला जाएगा, है ना? सो लेट्स से उसकी स्पीड वी थी जो हमको नहीं मालूम। वी पता लग जाए अगर किसी तरीके से एक बार फिर कि क्या है, बच्चा गोल गोल हॉरिजॉन्टल प्लेन में पत्थर को घुमा रहा है, लेट्स से उसकी स्पीड वी है। ठीक है, तो अगर उसकी स्ट्रिंग कट हो गई एक मोमेंट पर, तो वो टेंजेंशियली आउट वी वेलोसिटी से जाएगा, है ना? और ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो 4.9 मीटर की हाइट से अगर वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है और 10 मीटर पर गिर रहा है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंगली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना? 4.9 की मदद से टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इज़ नथिंग बट अंडर रूट 2h/g। 2h/g यानी कि 2 × 4.9 अपॉन, ये कैसे लिख दिया मैंने एकदम अचानक से? कुछ नहीं भाई, वाई डायरेक्शन में वो वाली इक्वेशन लगाई है, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू वाई तो ज़ीरो है क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। एस वाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक एस वाई 4.9 है, तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सो 2 × 4.9 अपॉन 9.8। सो ये हुआ अपने पास 4.9 से डबल से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अंडर रूट 1 यानी कि 1 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ ये 1 सेकेंड में पहुँच रहा है। अब 10 मीटर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो v निकल के आ जाएगा, v इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब कि जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। सवाल में क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछा है स्टोन का। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय r। v इज़ नथिंग बट 10 स्क्वायर नाउ, एंड जिस सर्कल में घूम रहा था उसकी रेडियस दी हुई है 2 मीटर्स। सो यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है ये? अक्षत, हर्षिता, यस सर। है ना? तो एक इन्फॉर्मेशन की मदद से हमने वी निकाला, बस कुल मिला के वी हमारा, हमें ये तो समझ में आ रहा था ना कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो वी स्क्वायर बाय आर होगा, लेकिन वी कैसे निकालें? तो वी निकालने के लिए उसने ये एक अजीब सी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन को इनकलकेट कर दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल।
वर्टिकल सर्कल। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, जितने भी सर्कुलर मोशन पढ़े, ज़्यादातर सिनेरियोज में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में या ज़्यादातर एग्जांपल्स में हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही मोशन चल रहा था। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर वर्टिकल सर्कल में मोशन चलने लगे? सो कुछ नहीं, ग्रेविटी का भी कंसिडरेशन आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन मैं तुम्हें बताता हूँ कि वर्टिकल मोशन में कैसे वर्टिकल सर्कल में कैसे घूम सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से हमारे पास एक रॉड है ना, जो बहुत ही लाइट है। दिस इज लाइट रॉड, ठीक। और इसके टिप पर हमने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया और एक पॉइंट को पाइवट कर दिया वर्टिकल सर्कल में और इसको धक्का मारा। तो ये जो पॉइंट होगा ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, वर्टिकल सर्कल में घूमेगा। तो ऐसे मूव करा सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल कि हमने क्या किया, एक स्मूथ रिंग ले ली, है ना, ये स्मूथ रिंग है। सो दिस इज अ स्मूथ रिंग विच इज रेस्टिंग इन अ वर्टिकल प्लेन और हमने यहाँ पे एक बीड फंसा दी, ठीक, जिसका मास m है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से इसकी जो रेडियस थी लाइट रॉड की लेंथ थी वो l थी और जिस स्मूथ रिंग में ये बीड घूमेगा उसकी रेडियस भी l है। तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा अगर यहाँ पे धक्का मार दिया तो ये भी एक एग्जांपल है वर्टिकल सर्कल का। या हमने एक ट्यूब क्रिएट की, सर्कुलर ट्यूब, ठीक है। दिस इज स्मूथ सर्कुलर ट्यूब, और उसमें एक पार्टिकल फंसा दिया, स्मूथली मूव कर सकता है जो, उसको धक्का दिया तो वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी रेडियस जिसमें वो घूम रहा है वो एल है। तो इन तीनों, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इन तीनों सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि ऐसा कौन है, कौन सा फोर्स है जिम्मेदार इसका सर्कुलर मोशन कराने के लिए। इधर लाइट रॉड के केस में टेंशन ऑफ द लाइट रॉड, लाइट रॉड इसको टेंशन दे रहा होगा, कुछ खींच रहा होगा, इस वजह से ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में से फोर्स मिल रहा है और ये गोल गोल घूम रहा है। लेकिन मान लो सपोज यहाँ पे पहुँच गया जब ये, है ना, तब ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और टेंशन भी नीचे खींच रहा है, तो फिर तो और अच्छे से मिल गया फोर्सेस से, ठीक है। यहाँ पे एम जी किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। तो कुल मिला के ये टेंशन ऑफ द रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्डिंग इट इन द वर्टिकल सर्कल। दूसरी सिचुएशन पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बीड फंसा हुआ है रिंग में, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एक, उस वजह से ये गोल गोल घूम रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और एम जी। जब ऊपर पहुँच जाएगा तब नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे लगेगा और एम जी भी नीचे लगेगा, है ना। लिमिटिंग केस में, अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों साइड लग सकता है ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि मान लो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो उस तरफ भी लग सकता है, तो अभी मतलब फिक्स नहीं है कि नॉर्मल किधर लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी टेंशन ऊपर भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग थोड़ी है, ये तो रॉड है, ये तो धक्का भी सकती है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर एम जी इस तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम जी और नॉर्मल रिएक्शन का कुछ ऐसा चक्कर बैठ रहा होगा कि वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमाए रखने के लिए कैपेबल होगा। तो इन सारी सिचुएशन को अपन एनालाइज करना है और अपन को समझना है कि भाई कैसे करें। तो डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझते हैं कि एक क्वेश्चन लिखो तो फिर समझ में आएगा। ये तीनों सिचुएशन एक ही सिचुएशन को करस्पॉन्ड कर रही हैं जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ये पहली वाली सिचुएशन ले लेते हैं, चलो ठीक है। सो हमारे पास एक स्मूथ रॉड है,
दिस इज़ वेरी लाइट रॉड। लाइट रॉड यानी कि उसके मास को नेगलेक्ट किया जा सकता है कैलकुलेशंस में, और उससे एक मास m का बीड लटका हुआ है ना। और ये लाइट रॉड दूसरे एंड में सस्पेंडेड है और वर्टिकल सर्कल में फ्री टू मूव है, ठीक है। तो अगर हमने इस ब्लॉक को झटका दिया और इसके पास वेलोसिटी आई v इस दिशा में, इस पॉइंट पर, तो ये गोल गोल घूम के आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी वेलोसिटी दी तो यहाँ तक पहुँचेगा फिर वापस आ जाएगा। थोड़ी और दी तो हो सकता है यहाँ पहुँचे फिर वापस आ जाए। थोड़ी और दी तो हो सकता है यहाँ पहुँचे फिर वापस आ जाए। थोड़ी और दी तो हो सकता है कि यहाँ तक पहुँच जाए, और उससे भी ज़्यादा दे दी तो फिर तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल पूरा कर लेगा। तो हमें उस v की वैल्यू निकालनी है कि जब ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल घूम जाए। सो फाइंड स्पीड, इनफैक्ट फाइंड मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड दें इसको। फाइंड मिनिमम स्पीड at the lower part, at the lowermost point, lowermost point, so that so that first part first particle particle can complete can complete can complete the the vertical circle. And second, particle rotates particle rotates particle rotates by by angle of 90 degree by angle of 90 degree about center about center। मतलब यहाँ तक पहुँच जाए। दूसरे केस में यहाँ तक पहुँचाना है। ये पहले केस में कंप्लीट कर जाए सर्कल। कंप्लीट कब करेगा? जब यहाँ तक पहुँच जाए जस्ट, उसके बाद तो फिर कंप्लीट कर ही जाएगा। तो पहले का ये सिचुएशन का रिस्पॉन्डिंग हमें रिजल्ट बताना है। सेकंड का कि यहाँ तक पहुँच जाए, ये वेलोसिटी बतानी है, कितनी वेलोसिटी दें इसको, ठीक है। सो इसको सोचो ज़रा पहले 1 मिनट के लिए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, पहले को देखते हैं अपन। क्या उद्देश्य है हमारा कि कंप्लीट कर ले वो सर्कल, यानी कि इस पॉइंट से कंप्लीट करने के लिए हमें लिमिटिंग केस ऐसा निकालना पड़ेगा कि यहाँ तक पहुँच जाए। और यहाँ तक पहुँच गया, अगर ये रॉड है ना, ये रस्सी नहीं है, ये रॉड है, तो स्लैग तो होगी नहीं, ढीली तो होगी नहीं है। तो सब मान लेते हैं अपन कि यहाँ तक पहुँच जाए अगर किसी तरीके से, तो फिर तो भाई ये आगे बढ़ ही जाएगा और सर्किल कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी लेट से u है, ठीक है। तो सवाल में v दी हुई है, तो ये वेलोसिटी v है, ठीक। और यहाँ पर जस्ट पहुँच कर रुक भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 मान लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी v थी और यहाँ पे पहुँच के वेलोसिटी 0 हो गई। तो कैसे कैलकुलेट करें इसको? तो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो ये कहाँ से सूझा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है? तो क्योंकि यहाँ पर अपन को v पता है, और यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पे v का एक्सप्रेशन निकालना है, और यहाँ पर v पता है कि 0 है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे अगर, तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो v और इसमें कुछ अपन रिलेशन बना पाएंगे, ऐसे लग रहा है इंट्यूटिवली, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जाएंगे जब हम, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक। तो कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय टेंशन होगा। या किस पर लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? ऑन मास m, है ना। ये जो मास m है, इस पर लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। अच्छा, इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ दिस रॉड इज़ l। ये सब दिया है सवाल में। सो वर्क एनर्जी थ्योरम किस पर लगा रहे हैं? इस ब्लॉक, इस छोटे से पार्टिकल पे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा कुछ ना कुछ, और टेंशन लग रहा है इस पर, और कोई तो फोर्स नहीं है। दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। अब इसका रीज़न मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, ये तुम्हें खुद से समझ में आना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा?
ये पार्टिकल यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुँच रहा है, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में डिफरेंस कितना है, एल और एल, यानी कि 2L। और ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, सो माइनस mg2L, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। इट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि स्पीड 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, mg2L माइनस इज इक्वल टू माइनस हाफ mv²। तो m से m कट गया और v माइनस से माइनस भी कट गया, v क्या आ गया, 2 इधर पहुंचा तो 4gl, यानी कि v² आया ना। सो v इज़ नथिंग बट रूट ऑफ 4gl, तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से तो 2 हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ gl मल्टीप्लाइड बाई 2। सो दिस इज़ v। और ये किस केस के लिए, पहले केस के लिए कि हम इतनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे इसको तो ये कंप्लीट कर लेगा सर्कल। सो दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड ऐसा कह दो, मिनिमम स्पीड given to the particle, given to the particle so that it completes the vertical circle, the vertical circle। ठीक है, मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे इसको तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा वर्टिकल मोशन में। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि पार्टिकल रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अबाउट सेंटर। सो सेकेंड सिचुएशन इज लाइक दिस। एकदम सेम सिचुएशन है, रॉड से यहाँ पे मास लटका हुआ है और इसको कितनी वेलोसिटी दें, इस बार मान लो सपोज उसको u मान लेते हैं, सो दैट इट रीचेज 90 डिग्री एंगल, मतलब यहाँ तक पहुँच जाए रॉड। ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है वो यहाँ पे पहुँच के रुक जाए, है ना, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। तो अब फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, पॉइंट 1 से 2 में किस पे लगा रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मास m पर। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन m फ्रॉम 1 से 2। ठीक है, सो कौन कौन वर्क कर सकता है, ग्रेविटी और टेंशन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय टेंशन तो 0 होगा, अगेन अब मैं रीज़न नहीं बताऊंगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस देखते हैं, इस लेवल और इस लेवल में कितना डिफरेंस है, L का, बिकॉज लेंथ ऑफ द रॉड इज L। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgl इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu²। तो माइनस से माइनस कटा, m से m कटा और 2 इधर पहुंच गया, सो u कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2gl, यानी कि अंडर रूट 2gl वेलोसिटी अगर दी हमने तो ये जस्ट 90 डिग्री तक पहुंचेगा और फिर वापस आ जाएगा। सो दिस इज द स्पीड, द मिनिमम, मतलब द एग्जैक्ट स्पीड ऐसा बोल सकते हैं, स्पीड गिवन टू द पार्टिकल so that it turns a quarter, ना, एक क्वार्टर टर्न हो जाए यानी कि 90 डिग्री घूम जाए तो इतनी स्पीड देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्यों लिखा, ऊपर वाले केस में अगर इससे ज़्यादा देंगे तब भी घूम ही जाएगा वो पूरा सर, क्योंकि वहाँ तो वर्टिकल सर्कल घुमाना था, है ना, पूरा का पूरा घूमना था, तो इसलिए इसको मिनिमम स्पीड कहा गया यहाँ पे। इससे ज़्यादा भी देंगे तो भी कंप्लीट सर्कल घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ी सी ज़्यादा दे रही तो वो 90 डिग्री थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन हमसे तो स्पेसिफिकली पूछा है कि 90 डिग्री तक ही पहुँचे, तो एग्जैक्टली इतनी स्पीड देनी पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मिनिमम नहीं कहा गया। ये आ रहा है समझ में, हर्षिता एंड अक्षत? हाँ सर। हाँ ठीक, सर। नोट किया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। सो एक्सटेंडेड क्वेश्चन, मतलब सेम सिचुएशन, थर्ड पार्ट।
and that is if speed given at lowermost point at lowermost point at lowermost point is root 3gl root 3gl, then find the maximum angular displacement. Then find the maximum angular displacement traversed 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 by the particle ठीक है. इस सिचुएशन में क्या बोला, इस सिचुएशन में बोला कि हमने फिक्स स्पीड बता दी कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसको कितनी स्पीड दी गई, तो मैक्सिमम कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जाएगा वो. ठीक है. सो क्लियरली ये वाला जो रूट 3gl है स्पीड, ये जो हमने 90 डिग्री के लिए निकाली उससे ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा घूमेगा. एंड ऊपर वाला जो निकाला है पूरा गोल घूमने के लिए मिनिमम स्पीड, वो एक्चुअली में √4gl है, यानी कि उससे तो कम है ये. तो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको कि जब हम इसको √3gl की स्पीड देंगे तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा जाएगा लेकिन 180 डिग्री से कम जाएगा. तो लेट्स से यहाँ पे कुछ गया ये इतना. ठीक है. तो ये आंसर होगा अपना ओवरऑल एंगल, ये वाला आंसर होगा. ठीक, इतना घूमेगा ये. सो लेट्स से हम इस एंगल को थीटा बोल देते हैं. सो क्लियरली ये तो 90 डिग्री है. सो अवर आंसर विल बी थीटा प्लस 90 डिग्री. ये समझ में आ रहा है सबसे पहली बात, है ना. तो ध्यान रखना है ना, थीटा निकाल के वही आंसर में चिपका देना. हम थीटा कैलकुलेट करेंगे और फिर थीटा प्लस 90 डिग्री हमारा आंसर होगा. तो ये गोल घूम के ऐसे यहाँ तक पहुँचा. ठीक है भाई. तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम, पॉइंट मास इसका m है और ये इस पर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे पहुँच गए, रुक गया, तो वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो 0 माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 3gl. वर्क डन बाय टेंशन तो ज़ीरो होगा, है ना. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है हमें. तो ये तो पता है यहाँ से यहाँ तक ये L है, इसमें कोई तो शंका ही नहीं है. यहाँ से यहाँ तक ये L है, तो ये वाली डिस्टेंस निकाली जा सकती है. कैसे निकाली जा सकती है, ये L है तो क्लियरली ये L साइन थीटा होगा. सो नेट डिस्टेंस कितना होगा, L प्लस L साइन थीटा, यानी कि L प्लस L साइन L इंटू 1 प्लस साइन थीटा. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg net displacement in vertical direction, that is L plus L sin theta. So L plus L sin theta is equals to minus half m3gl. So m से m कट गया, माइनस से माइनस कट गया, L कॉमन ले लिया तो L भी कट जाएगा. So g L 1 plus sin theta is equals to 3/2 gl. तो g से g कट गया, L से L कट गया, सब कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो अब आंसर क्या है हमारा, नेट कितना घूमा है वो 90 डिग्री प्लस थीटा. सो आंसर इज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री. तो दिस इज द आंसर. 120 डिग्री घूमेगा अगर उसको √3gl की स्पीड दी गई है शुरुआत में. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. नोट कर लो इसको. हाँ सर, हो गया. ठीक है. अच्छा, अब इंटरमीडिएट पोजीशंस पर टेंशन्स फाइंड करने का भी
प्रैक्टिस कर लेते हैं कि टेंशन कैसे फाइंड करें। बहुत आसान है। तो ऐसे ही एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन लिखो, एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ठीक है। सो इन द अबव प्रॉब्लम, इन द above problem, that is problem number 3, find tension in the rod, in the rod when when rod makes an angle an angle of 60 degree and 120 degree with the initial position with the initial position with the initial position, ठीक है। तो जब वो 60 डिग्री और 120 डिग्री बना रहा है तब हमें बताना है कि टेंशन क्या होगी रॉड में। इस वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं कि जब ये एकदम नीचे था तब इसको कितनी स्पीड दी गई थी यहाँ पे, √3gl, और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा ये, 120 डिग्री तक। तब तो स्पीड उसकी 0 हो गई थी, ठीक है भाई, हो गया 120 डिग्री। तो इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करनी है एक तो, और एक 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर मान लो सपोज ऐसा कुछ होगा वो 60 डिग्री, तो यहाँ पे स्पीड क्या है वो निकालनी पड़ेगी अपन को, है ना। स्पीड तो मालूम नहीं, ठीक है। तो लेट्स से अभी फ़िलहाल के लिए उसको v लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो कैसे निकालें टेंशन, तो एफ टेंशन एक फोर्स है, तो फोर्स के लिए अपन को एफ देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट 1 कंसीडर करते हैं, पहले पॉइंट 1 इसको, पहले पॉइंट 2 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वहाँ की स्पीड हमको ऑलरेडी नोन है, तो आइडिया मिल जाएगा। तो पॉइंट 2 पर अपन मास m का एफ बनाते हैं। तो पॉइंट 2 पर हमने एफ ऑफ मास m, ठीक है भाई। तो इसको कौन कौन से फोर्स महसूस हो रहे होंगे, एक तो ग्रेविटी यानी mg इधर लग रहा होगा और टेंशन इधर लग रहा होगा, है ना। mg इधर और टेंशन इधर लग रहा होगा, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है ना। तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री, ये वाला होगा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड ज़ीरो है, स्पीड ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, स्पीड ज़ीरो है यानी कि इसका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v²/r, और v ज़ीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा इस केस में। दैट मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर देयर इज़ नो एक्सीलरेशन। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन और सेंट्रल वाले डायरेक्शन में, टेंजेंशियल और रेडियल वाले डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो टेंशन तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, mg को रिजॉल्व करना है जस्ट। सो mg का एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पर होगा mg sin 60 डिग्री, सो mg √3/2, और एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज mg cos 60 डिग्री यानी mg/2। सो नेट फोर्स कितना हो गया सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, वो हो गया mg/2 प्लस t। सो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज mg/2 प्लस t, एंड T2 बोल देते हैं ना इसको। T2 क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इधर T1 बोल देंगे इसको फिर, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए T2 बोल देते हैं। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि स्पीड जीरो है। सो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -mg/2। सो टेंशन एट पॉइंट 2 यानी कि जब वो 120 डिग्री बना रहा है तब टेंशन कितनी होगी रॉड में, -mg/2। ये बात समझ में आ रही है कैसे किया ये। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को अगर तुम ये बात समझ में आए तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। वी कैलकुलेट कर लेंगे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन अब क्लियरली तुम्हें पता है ना वी ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे, तो अब सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो आएगा, है ना। तो फिर अपन को उसको अच्छे से रिजॉल्व करके mv²/r के बराबर लिखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स मेक एफ ऑफ मास m एट पॉइंट 1 यानी कि ये,
ठीक है भाई, तो बनाते हैं। तो कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो एम जी नीचे लग रहा है और एक टेंशन इस तरफ लग रहा है। सो एम जी इज डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इज लाइक दिस, टी वन बोल देते हैं उसको, टी वन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं एम जी के एक कंपोनेंट को और दूसरे कंपोनेंट को रेडियल डायरेक्शन में। सो वी कैन सी दैट this angle is 60 degree, so this angle must be also 60 degree। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो इस फिगर में ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो हम एम जी के कंपोनेंट से रिजॉल्व कर लेते हैं। सो एम जी का एक कॉस कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, एम जी कॉस 60 डिग्री यानी एम जी बाई टू, और इस डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन 60 डिग्री यानी कि एम जी रूट थ्री बाई टू। अब इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में, स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अब सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में देखो, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, टी वन माइनस एम जी बाई टू, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। सो टी वन माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है यहाँ पर, एल, रेडियस इज नथिंग बट एल। तो अगर वी मिल जाए किसी तरीके से हमें, तो टी वन निकल के आ जाएगा। और वी तो बहुत आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लेंगे अभी अपन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जीरोथ पॉइंट बोल देते हैं और इसको वन पॉइंट बोल देते हैं। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम जीरोथ पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट। सो क्लियरली यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर है टेंशन उसके डिस्प्लेसमेंट से। और वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स में डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, तभी तो अपन बताएंगे एम जी एच, तो एच यही तो लेंगे उसमें क्योंकि इतनी ऊपर पहुंच चुका है वो। सो दिस डिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक एल, और ये भी एल है ना, ये भी एल है, दिस इज ऑल्सो एल। सो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी एल का कॉस कंपोनेंट, तो एल कॉस 60 डिग्री दैट इज एल बाई टू। सो ये बची हुई कितनी हुई, एल माइनस एल बाई टू दैट इज एल बाई टू, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल में कितना डिफरेंस हुआ, एल बाई टू। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस एम जी एल बाई टू। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ कहीं जगह बना के, तो लेट से यहाँ लिख देता हूँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया, माइनस एम जी एल बाई टू इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितनी है, हाफ एम इस चीज़ का स्क्वायर दैट इज़ थ्री जी एल। तो यहाँ पे सॉल्व किया हमने अच्छे से, तो वी निकालना है हमें तो। अच्छा, इनफैक्ट एम वी स्क्वायर ही चाहिए हमें, है ना, यहाँ पे एम वी स्क्वायर ही पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एम वी स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। सो ये वाली चीज़ जब इधर पहुँचेगी तो प्लस में हो जाएगी। सो थ्री बाई टू माइनस हाफ, थ्री बाई टू माइनस हाफ इज़ वन। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी एल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे टू एम जी एल बन जाएगा। सो एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट टू एम जी एल। सो वी कैन नाउ सब्सटीट्यूट एम वी स्क्वायर एज टू एम जी एल। सो टी वन माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल्स टू टू एम जी एल अपॉन एल। तो एल से एल कट गया। सो टी वन इज नथिंग बट यहाँ से टू कोफिशियंट आएगा और यहाँ से हाफ आएगा, टू प्लस हाफ इज नथिंग बट फाइव बाई टू। सो फाइव बाई टू एम जी। तो टी वन इज फाइव बाई टू एम जी। टी वन यहाँ पे हमारे पास फाइव बाई टू एम जी आ गया। तो ये जब तुम खुद से बैठ के सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तब इनका बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन बनेगा। बहुत इजी चीज़ है, बस स्टेप बाय स्टेप फूक फूक कर करनी पड़ती है। तो मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस होमवर्क देता हूँ, उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फ्लो बनेगा।
सो सेक्शन 10.5 पर जाना, उसका ऐसा हेडिंग है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, ठीक है। और उसको पूरा पढ़ लेना और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल 10.11 से लेके 10.14, इतने एग्जाम्पल्स अटैम्प्ट करना। ये जो हमने क्लास में किया एग्जैक्टली ऐसे ही हैं वो, ठीक है। बस रॉड की जगह स्ट्रिंग आ जाएगी तो स्ट्रिंग ढीली हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसमें। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 10.3 अटैम्प्ट करना, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चंस हमने किए उनको अच्छे से समझना कि क्या किया है, रिवाइज करना, फिर ये 8 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।